हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल है, हर जगह चुनावी चर्चा है। अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी इस बार बढ़िया तरह से हर जगह कैंडिडेट अपने उतारे हैं। कांग्रेस ने भी इस बार निकलकर कांग्रेस बाहर आई है। हालांकि वैसा जनाधार तो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस निकल कर आई है। साथियों, इस वक्त जो निकाय चुनाव है, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा होता है वो मुद्दा होता है विकास का। क्योंकि ये एक जो नगर पालिका जो चुनाव है वो एक छोटे से कस्बे का, एक टाउन का चुनाव होता है। इसमें जो भी आपने पिछले 5 साल में किया है या आप अगले 5 साल में क्या जनता को देना चाहते हैं, इन वादों और इरादों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर हम बात करें जिला बदायूं के कस्बा सहसवान की, तो सहसवान इस वक्त कुछ कारणों से एकदम से चर्चा में है। पहली बात तो अगर हम बदायूं की करें तो बदायूं ज़िले में इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने सारे जो टिकट है वो होल्ड पर रखा, किसी को भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उसमें पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी की भी भूमिका रही होगी, जो सहसवान विधायक ब्रजेश यादव हैं। सहसवान के टिकट में कहीं ना कहीं उनका भी एक हस्तक्षेप रहा होगा। और जिस तरह से जिला बदायूं के कस्बा सहसवान में हुआ, मुझे लगता है सभी जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं में कई दावेदार थे, एक खींचतान थी। और उस खींचतान की वजह से शायद यही कारण है कि बदायूं में टिकटों को होल्ड कर लिया गया। सपा समर्थित कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हम बदायूं की बात करें, फखरे अहमद शोभी भी सपा नेता लिखते हैं, उनकी जो वाइफ है वो चुनावी मैदान में है। आबिद रजा सपा नेता है, वो उनकी वाइफ भी चुनावी मैदान में है। एक वसीम अहमद अंसारी हैं, वो भी खुद को सपा नेता मानते हैं, उनकी वाइफ भी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो साथियों, अब अगर हम बात करें अपनी, तो हम लगातार निकाय चुनाव पर नजर रखें। 28 तारीख को सिंबल बंटना है, लेकिन अचानक से एक मुद्दा गर्म हुआ। सहसवान में 3 प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशियों में हम ये डिटेलिंग लगातार आप लोगों के सामने आ रही है, हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अचानक से एक खबरों का बाजार गर्म हुआ और एक इंटरव्यू एक ऐसा आया कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि अनवर भाई आपको जाकर ये इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में वो मसाला मिला दर्शकों को जिसकी दर्शक जो चाहते हैं। हमारे एक साथी पत्रकार ने ये इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू तो आप लोगों ने सुना, हम इससे थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें उस इंटरव्यू में बाहर नहीं आ पाई वो हम अब लाने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूं साथियों शोएब नकवी, जो समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष सहसवान रह चुके हैं और एक कर्तव्यनिष्ठ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, पिछले 18 साल से समाजवादी पार्टी की नैया के खेवनहार हैं सहसवान में, और मेहनत भी की है। उनकी जो मेहनत है वो विधानसभा के चुनाव में भी नजर आई है, लोकसभा के चुनाव में भी नजर आई है। शोएब नकवी भी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, टिकट की मांग उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी समाजवादी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार का टिकट नहीं हुआ। शोएब नकवी ने एक इंटरव्यू किया और उसमें कई ऐसी मिर्च मसाले वाली बातें कही जिससे लोगों में उनका इंटरव्यू चर्चा का विषय बन गया। एज ए इंटरव्यूअर मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप भी अच्छा इंटरव्यू कर लेते हैं, आपको जाना चाहिए और एक बार शोएब नकवी से बात करनी चाहिए और उनसे थोड़ा सा उन चीज़ों को भी बाहर निकालना चाहिए जो उस इंटरव्यू में नहीं आ पाई। सबसे पहले शोएब नकवी मेरे साथ है, मैं शोएब नकवी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल पर। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। शोएब भाई, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो इंटरव्यू आपने किया और कहीं ना कहीं उससे एकदम से मिर्च मसाला भी मिला लोगों को, और लोग उस इंटरव्यू को बड़ा चाव से देख रहे हैं और वो आपके कुछ खुलासों को लेकर बड़े आश्चर्यचकित हैं कि और आपकी हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं। शोएब भाई, ये जो सब आपने उस इंटरव्यू में कहा, पहला सवाल उसी से रिलेटेड, क्या सोचकर कहा? पहले तो अब ये क्लियर करिए कि मैंने क्या कहा। जो भी आपने उसमें पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि आप एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रहे समाजवादी पार्टी के, हमेशा खेवनहार की तरह नगर में लेकर चले, आपने एकदम समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि खाली प्लॉट हमारा, समाजवादी का नारा खाली प्लॉट हमारा, जो विपक्ष कहता था। दूसरी बात एक और, आपने
ब्रजेश यादव जो सहसवान विधायक है उन पर सवाल उठाया और ये कहा कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी की आपसी कलह जो है वो खुलकर सड़कों पर आ गई और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिखर गया। मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ब्रजेश यादव एक लोकप्रिय नेता है, सहसवान से विधायक हैं। इससे पहले उनके पिता ओमकार सिंह यादव विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे। एकदम से बड़े नेताओं के खिलाफ पार्टी के बोलना मतलब क्या सोचकर बोले, ये था मेरा सवाल। सवाल आपका बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें थोड़ा गलत। मैंने ब्रजेश यादव के खिलाफ खुल के कुछ नहीं बोला जी। मैंने ब्रजेश यादव जी के खिलाफ मैं ये बोलता कि फलाना आरोप, मैंने आरोप कोई नहीं लगाया पार्टी के खिलाफ। जब आप ये कहते हैं, मेरी बात भी सुने, मैंने वो बात जनता के सामने रखी जो मेरी एज ए नगर अध्यक्ष सहसवान, अभ्यर्थी नहीं टिकट का, एज ए अध्यक्ष और एज ए क्षेत्रीय विधायक, जो हमारी बंद कमरे में बात हुई कि समाधान कैसे निकले, समाधान टिकट का कैसे निकले, मैंने वो बात जनता के सामने रखी। और आरोप जाहिर सी बात है। दूसरा जो आपने कहा कि वो, मैंने ये कहा कि मैंने परसों जो अखबार अमर उजाला पढ़ा और अमर उजाला में जो एक हेडिंग था या जो एक कॉलम था, उस कॉलम ये कह रहा है कि 2 केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, ठीक। जबकि विधायक की बात की जाए तो बिलसी से आशुतोष मौर्य जी खुद अकेले दावेदार थे। दूसरा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ बदायूं जिले में टिकट नहीं दिया, मैं भी ये मान रहा था, लेकिन कल मेरी गलतफहमी दूर हो गई। समाजवादी पार्टी ने चोरी छुपे दातागंज में टिकट दिया है पंडित जी को। अच्छा। अलापुर ककराला में हमारे साथी रिजवान भाई की वालदा को टिकट दे दिया। 2, अगर आप वहाँ 2 जगह दे सकते थे तो फिर आपने उजानी एक अकेले कैंडिडेट से वहाँ क्यों नहीं दिया, बिलसी एक अकेले कैंडिडेट से वहाँ क्यों नहीं दिया, बिसौली में भी कोई ज़्यादा रार नहीं थी, वहाँ क्यों नहीं दिया। ठीक है, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरा प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, ये मेरा नहीं नारा था ना, मैंने कोई आरोप लगाया। ये जनता का नारा था कि समाजवादी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। मैंने ये कहा था कि मैं सरकार में रहा, सरकार में रहते हुए मैंने किसी प्लॉट पे कब्जा नहीं करा। जो इंटरव्यू हमने देखा, सुन लीजिए, जो इंटरव्यू हमने देखा उसमें आप ये कह रहे हैं कि जबकि ये समाजवादी पार्टी का नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है, मैंने उस वक्त भी कोई प्लॉट पे कब्जा। और ये बात कब निकली, जब माननीय पूर्व मंत्री श्री DP यादव जी तशरीफ लाए थे, अचानक आना हुआ उनका, तो उन्होंने ये जिक्र जब निकाला था तब मैंने कहा था कि जो लोग खाली प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं, मंत्री जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कल तक आपके साथ थे, आज हमारे साथ हैं। मेरा सिर्फ ये था कि मैंने आज तक किसी प्लॉट पे, आप बताओ एज ए पत्रकार, आप बताओ कि इतने लंबे समय से हम लोग रह रहे हैं कि मेरा कभी कहीं सरकार में रहते हुए कहीं मैंने कोई गलत काम किया। तो ये बात आप बताइए कि जिस पार्टी का ये नारा हो या जिस तरह की चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि ये पार्टी से दुश्मनी, ये तो आपने पार्टी से दुश्मनी हुई, आपका टिकट नहीं हुआ, आपने ये बातें कह दी, ये बात जनता इस बात को कैसे स्वीकार करेगी? क्या अगर ये सब चीज़ें हो रही थी तब आप उस वक्त आप एज ए नगर अध्यक्ष आप क्यों कुछ नहीं कर रहे थे, या आप ऐसी पार्टी में क्या कर रहे थे? आज आपका टिकट नहीं हुआ, ये सवाल आएगा। जब आप सवाल दागेंगे तो सवाल आपकी तरफ आएंगे कि आज आप पार्टी ने टिकट दे दी तो आज आप इसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, आप पार्टी की बड़ाइयां कर रहे होते, टिकट नहीं मिला तो खाली प्लॉट हमारा है। ये तो कहां से? बिल्कुल बात सही है। जनता को मालूम है कि किन्होंने प्लॉटों पे कब्जा किया है, और जनता को यह भी मालूम है कि जब पूरे 5 साल समाजवादी की सरकार में शोएब नकवी ने उन प्लॉटों पर जब कब्जे हुए तो शोएब नकवी ने ब्रजेश यादव, माननीय ओमकार सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव तक जनता जो पीड़ित थे उन पीड़ितों की मांग को ऊपर तक उठाया और खाली कुछ प्लॉटों पर कब्जा मुक्त कराया। चाहे वो मीरा साहब पर प्रॉपर्टी रही हो, MP साहब इन्वॉल्व हुए और वो प्रॉपर्टी खाली हुई, जो मूल थी वही रही। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ें नहीं ले सकता क्योंकि वो कुछ लोग कैंडिडेट भी हैं ऐसे। मैंने जनता की लड़ाई लड़ी और जिनकी लड़ाई लड़ी उन पीड़ितों का मैं आपको नाम भी दे सकता हूँ, उनसे जाके पूछे। ऐसा ही, ये इसको कहते हैं शुगर कोटिंग। अब आपने कुछ कह देते हैं फिर आप उस पर चीनी की पड़क चढ़ा, ये वही बात है। मैं बिल्कुल आपने ये कहा इंटरव्यू में कि अगर ब्रजेश यादव चाहते तो वो तीनों को सर जोड़ के बिठाते, कोई ना कोई समाधान निकालते, लेकिन उन्होंने जाकर किसी को के नामांकन में जाकर हाथ रखा, नामांकन करवाया और मेरा नहीं करवाया। ये आपके दिल में टीस होगी? मेरा नहीं, किसी 2 आवेदक थे, दोनों 2 आवेदक थे, लेकिन अगर हमने देखा कि बासित अली का जब नामांकन हुआ तो ब्रजेश यादव वहां साथ में मौजूद थे। बिल्कुल। देहगमा से मुझे सुनील कुमार और बिल्ला समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन में भी वो मौजूद थे। मुझे डायरेक्टली, आप जो नगर अध्यक्ष हैं
तो क्या आपको नामांकन में उन्हें होना चाहिए था या वो नहीं आए, इसकी टीस और इसका गुस्सा आपने निकाल दिया? मैंने इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ जो फैसला ब्रजेश यादव जी ने किया है वो गुस्से में किया है। ठीक है, इंटरव्यू में मैंने कहा कि यहाँ जो ब्रजेश यादव जी ने फैसला किया है वो गुस्से में किया है, और गुस्से का फैसला कभी अच्छा नहीं होता है। ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे। दूसरी चीज जो ये पता चला कि फलाने में गई, सोशल मीडिया से पता चला, फोटोज जब जारी हुए कौन किसके में गए, तो मैंने कहा कि जब आप सिंबल नहीं दे रहे थे तो फिर आप समर्थन नहीं दे या किसी के ना जाए की बात है, और अगर आप दे नहीं रहे हो चले जाएं तो कोई बात नहीं रखती, वो तो एक कंधे पे हाथ रखने। को कहाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में वहीं देखता हूँ जो और सारे साथी। आप समझते हैं जिले के नेताओं को अगर आप सीधे सीधा दोषी ठहराएंगे और उनसे सीधा सीधा देसी भाषा में कहूँ पंगा लेंगे, तो जब पंगा लेंगे तो कैसे समाजवादी पार्टी में देखते हैं? देखिए, हम तो बनवारी सिंह यादव जी के शागिर्दों में हैं। हमने उनके साथ काम किया, सड़क पर दरी बिछाई है, बैठे सब काम करा, और मैं बहुत सी बातें मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता। हम समाजवादी सैफई की समाजवादी के साथ हैं, व्यक्ति विशेष की समाजवादी के हम साथ न थे, ना है, ना होंगे कभी। तो इसका और न हमारे जैसे और कार्यकर्ता। तो रास्ते अलग समझे अब। मैं क्या जाऊँगा, अगर धर्मेंद्र यादव मुझे अभी निकाल दें तो मैं अपने आप को निकला हुआ मानूंगा। धर्मेंद्र यादव की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी है, अगर कोई दूसरा मुझे निकालेगा तो मैं उसको निकला हुआ भी नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी मेरी तरह है, वो भी मेरी तरह है। बात समझिए आप हमारी। जो सवाल ये है कि आपको अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी तो पार्टी में लेकर नहीं आए, सैफई वाले तो लेकर नहीं आए, आप जो जुड़े वो विधायकों को सांसद धर्मेंद्र। ये नहीं, मैं क्लियर कर दूं, मुझे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी के लोग काजी रिजवान मुझे पार्टी में लाए थे। तो अब आप खुद को समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा नेता मानने लगे कि अब सीधा मामला सैफई से रहेगा? सैफई का आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा रहा। मेरा सैफई का आज का परिवार का नहीं है, सगीर साहब का और मुलायम सिंह यादव जी का जो रिलेशन है वो किसी से छुपा नहीं है। तो जो बात जो हम कहने चाह रहे हैं आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन वो आएगी वहीं। क्या कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा जिले के नेताओं पे आरोप लगाना, आक्षेप लगाना? मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आप ये पीड़ा, मैंने अपनी पीड़ा और अपने साथ साथ जब पूरे बदायूं जनपद में पूरे बदायूं जनपद में जिन दावेदार वो थे, उसमें दावेदारों में जैसे 2 दावेदार हैं तो दोनों एमपी के थे जी, धर्मेंद्र यादव जी के थे। दावेदारों में कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए सहसवान की मैं बात करूं तो नूरुद्दीन भाई का के साथ अगर नुकसान हुआ तो नूरुद्दीन भाई भी धर्मेंद्र यादव जी के साथ है, शोएब नकवी भी धर्मेंद्र यादव जी के साथ है, वासिद भाई भी। अगर अब एक साथ होगा 2 तो खिलाफ होंगे ना। अब इस पे आते हैं, आपने कहा कि तीनों लोगों को बिठा लिया जाता, आपने कल इंटरव्यू में कहा कि वो कह रहे थे 2 लोग, हमने कहा 3 लोग। ऐसा था बात ऐसे नहीं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे कि वो 3 लोगों को आप कहाँ जाते? अगर बात आती किसकी तरफ झुकते? आसिफ अली की तरफ, हाजी नूरुद्दीन की तरफ? मैं अब उसी बात का जवाब दे रहा हूँ ना जी। ऐसे जब हम लोग बैठते हैं तो जो भी रास्ता निकलता है, पार्टी के लीडरान के दरमियान जो निर्णय निकलता है, निर्णय को स्वीकार किया जाता है। जब वो निर्णय कह लो या मशवरा कह लो, मशवरे में खैर है, और अगर निर्णय सामूहिक हो तो आप मान लिया जाएगा, लेकिन निर्णय अगर व्यक्तिगत हो तो नहीं माना जाएगा ना। अगर उस अगर मीटिंग में माननीय धर्मेंद्र यादव जी बैठ जाते, माननीय मंत्री जी बैठते, क्षेत्रीय विधायक जी बैठ जाते, मैं होता, दूसरे अभ्यर्थी वासिद भाई होते, और अगर नूरुद्दीन भाई होते, और अगर फैसला किसी एक के हक में होता तो दोनों मिलकर उसको ना लड़ा रहे होते। सवाल तो ये भी है, मैंने यही कहा ना इंटरव्यू में कि हम तीनों में से एक कैंडिडेट होता। अगर वो पूछते आपसे कि आप दोनों में से किस पर सहमत है, क्योंकि सबसे पूछा जाता भाई आप दोनों में से किस पर सहमत है, तो आपसे अगर पूछते तो आप क्या करते? ये उस समय की सिचुएशन होती कि उस टाइम क्या बात होती, किन दलीलों पर होती। और मेरा तो सीधा पार्टी में कहना भी यही था कि नूरुद्दीन भाई के परिवार को 2 बार पार्टी सिंबल दे चुकी है, 2 बार वासिद भाई के परिवार को सिंबल दे चुकी है, इस बार मुझे भी मौका दे देना चाहिए। और दूसरी चीज, दोनों बार हारे। एक बात आपने और कही अपने इंटरव्यू में, क्योंकि हमारे जो साथी पत्रकार ने लिया काफ़ी कुछ, आपने कहा कि मैंने तो पिछले इलेक्शन भी लड़ाया, एक पैसा नहीं लिया, तो क्या पैसे लेके भी चुनाव लड़ाया जाता है? क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? मैंने ये कहा, जहां आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही हो, मैंने ये कहा कि मैंने अपनी ज़मीन बेची टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उसके बावजूद मैंने बदले में कुछ नहीं लिया। और ये बात अरे यार नुकसान आदमी का हुआ। मैंने दूसरे इंटरव्यू में एक और आ रहा तो मैंने उसमें ये भी तो कहा कि आप फिर इतना आगे क्यों बढ़ा देते हैं कि आदमी कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता अपना बेचने को, नुकसान उठाने को तैयार। कहीं ना कहीं जो चीजें हमारी समझ में आ रही है, अगर मैं उस इंटरव्यू की बात करूं एज ए व्यूअर, एज ए दर्शक, जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि अब जो है लग रहा है कि मन भर रहा है,
अब कुछ ना कुछ नाचते हैं। मैं धर्मेंद्र, मैंने क्या कहा कि मैं धर्मेंद्र यादव जी के साथ था, हूं और रहूंगा। अच्छा, ये सैफई की समाजवादी ये तो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बातें हो गई। आपने बातें इसमें और भी चीजें कही कि सब जूता डाल देते हैं, एक परिवार का वर्चस्व है, जूता डाल देते हैं, और लोग और भी तरीके की बातें करते हैं। जब हम लोगों में बात करते हैं कि रो लेते हैं कुछ लोग, अब वो आंसुओं को कोई मगरमच्छ का आंसू कह देता है, कोई घड़ियाली आंसू कह देता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कल कहा कि आप भी यहीं से हैं, इसी मोहल्ले से हैं, वो भी इसी मोहल्ले से, जिस परिवार का वर्चस्व है, वो क्यों आपको आगे निकलने देंगे जब उनका यहाँ होल्ड है नगर पालिका पर, और वो भी इसी जगह से आते हैं? तो एक म्यान में तो दो तलवारें कभी हो ही नहीं सकती। ये तो आप एक मोहल्ले में दो नेता कैसे हो सकते हो? वो क्यों चाहेंगे आपको? मैं 22 साल से उनके खिलाफ, मैं 22 साल से जब यहाँ काम कर रहा हूँ राजनीति में, तो आगे निकलना ना निकलना तो किसी के उनके हाथ में है नहीं। मैं 22 साल से एक पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, 22 साल से मैं, अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। उनके मुकाबले यहाँ समाजवादी पार्टी को बूथों पे जिताने का काम कर रहा हूँ। अगर आप उनको बढ़ाने का कह रहे हैं तो किसी के हाथ में नहीं होता बढ़ाना और घटाना, ये तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह किसे इज्जत दे दे, किसे जिल्लत दे दे। उनके मुकाबले अगर आप व्यक्तिगत बात करें, उनके मुकाबले मैंने लोकसभा सांसद में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बूथों को जिताकर भेजने का काम किया। अगर उन्हें 100 वोट मिले तो मैंने 75 वोट भी मुझे मिले होंगे, तो 75 पड़े तो उनके अगेंस्ट। काम तो हमारा, मेहनत तो हम लोगों की थी। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? रूमर्स है कि ये इस तरह से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाना। देखिए, उनके, मेरा उस इंटरव्यू में सीधा सीधा था, और आप भी बेहतर जानते हो जी, जितना आप जानते हो। मेरी उम्र हो गई और आपकी उम्र हो गई, सफेदी आ गई अब तो। खैर, 2 ही कार्ड होते हैं बीजेपी के पास। जब विकास का कोई मुद्दा नहीं है तो धर्म का मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम, यही मुद्दा है ना। दूसरा इमोशनल कार्ड के पुलवामा हो गया, कि फलाना हो गया, या फिर धर्म। सेम वही होता है, जो लोग राज करते हैं, पुराना जैसे हो जाते हैं या कुछ, उनके बाद 2 ही कार्ड सहसवान में इमोशनल। एक्चुअली मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि देश की तो आज़ाद हो गया, सहसवान का जो आवाम है या सहसवान का पिछड़ा वर्ग है वो आज़ाद नहीं हो पाया। आपने तो काफ़ी कुछ खोल दिया। अरे, आज़ाद होने का मतलब ये थोड़ी, आज़ाद होने का मतलब है अपनी मानसिकता के लिए आज़ाद हो, अपनी हक की लड़ाई के लिए तो लड़ ले कम से कम आदमी। अशिक्षित जो कम्युनिटी अशिक्षित हो रही है वो अपने हक के लिए नहीं लड़ रही। तो जो कम्युनिटी अशिक्षित है, या जिस तरह से जो आपने आरोप लगाए, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, भाई कि जो आपने बात कही इंटरव्यू में कि इन पर मुकदमे लगेंगे तो हम छुड़ाने जाएंगे, वही कम्युनिटी तो सबसे ज़्यादा बड़ी समर्थक है। मैंने एक क्या लोग इतना बेवकूफ़ हैं आपके बकौल सहसवान के, क्या इतने सालों में नहीं समझ पाए? मैं एक बताऊं, मैंने एक वीडियो में कहीं देखा था, क्लिप आई थी अभी, अगर हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को जैसा कहते हैं ब्लाइंड रखना है, ठीक, तो उसको शिक्षा ले लो, अशिक्षित कर दो, ठीक है। और ये शायद पाकिस्तान का एक ड्रामा था, उसमें था कि वो वडेरे टाइप का कुछ है, कि वडेरे कह रहे हैं कि यार वो आप एजुकेशन के लिए स्कूल देना चाहते हैं इस एरिया में, तो उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ स्कूल दे दोगे तो हमारी तो हम तो सियासत, चूँकि पाकिस्तान का रूल है कि वहाँ वडेरे ही NM, जैसे विधायक हमारे यहाँ होता है, वो MPs होते हैं, उनके नाम है कि वो PNM फलाना ढिमका, वही लोग होते हैं वडेरे। यहाँ ये कहते हो जमींदार दूसरी भाषा में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जमींदार रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ सिर्फ टेक ओवर किया आपने। आपने तो सीधा सीधा उनको जनता का दुश्मन बता दिया। यार मैं कह रहा हूँ, अगर जनता कह रहा हूँ, मैं जनता से सवाल करता हूँ कि अगर आप उनसे पूछ तो लो कि पिछले 40 साल में 30 साल में उन्होंने दिया क्या, और ये अपनी गलतफहमी निकाल दो कि पन्नालाल नगर पालिका इंटर कॉलेज उनका है, ये अपनी गलतफहमी निकाल दो कि आप इनसे पहले कोई चेयरमैन ही नहीं था। मैंने ये भी तो कहा। और अगर आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पठानटोले में सर्वे कर लूँगा कितने स्कूल थे, नसरुल्लागंज में सर्वे कर लूँगा कितने स्कूल थे, हन्ना तकिए में आप सर्वे कर लूँगा कितने स्कूल थे, शहबाजपुर का भट्टी टोले वाले एरिया में सर्वे कर लूँगा कितने स्कूल थे। शहबाजपुर में जो स्कूल थे तो वो शहबाजपुर से जो चेयरमैन साहब थे उनकी बदौलत थे, और चेयरमैन साहब में शहबाजपुर में अच्छी अच्छी शिक्षित फैमिलीज रही हैं और रही हैं उनकी। और आप ये भी बेहतर जानते होंगे, आपके वालिद साहब भी बरसों नगर पालिका के सभासद रहे, मेंबर रहे, डिप्टी चेयरमैन रहे। आप खुद बता दो कि आपके पहले जो जैसा कहते हैं आप BSA हम कह सकते हैं, या शिक्षा विभाग, नगरीय क्षेत्र में शिक्षा विभाग की कमान नगर पालिका के पास नहीं होती थी जी। जैसी नगर पालिका में घुसते थे सीधे हाथ पे, पहले हाथ पे दफ्तर हुआ करता था,
कई उसमें मुलाजिम आज भी हुआ करते थे, अभी इंतकाल हुआ कि रिटायर हुए। अब चूंकि जब सरकार का की प्लानिंग्स चेंज हुई तो उन्होंने टोटल एक विभाग अलग कर दिया, उन्होंने देहात और नगर अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दिया या ABSA के अधीन कर दिया। लेकिन पहले नगर का शिक्षा का सिस्टम अलग था, देहात का सिस्टम अलग था। अच्छा ये बताइए, ये तो सब आरोप आपने लगा ही दिए और मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू भी लोगों को देखना चाहिए। मेरे आरोप नहीं है, सच्चाई है। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सहसवान के हर नौजवान से, हर आवाम से पूछना चाहता हूं कि बताओ इनके मूल समर्थक या मूल वोटर जहां जहां हैं उन मोहल्लों में कितने स्कूल्स हैं, बता दो। अगर यार भाई मेरे अंदर भाई, अगर उन स्कूल्स में या उन कम्युनिटीज़ में अगर वो स्कूल्स होते बेसिक, तो बच्चा 8वीं तक पढ़ता। जब 8वीं 5वीं तक पढ़ता तो उसमें आगे जिज्ञासा पैदा होती, वो आगे हाई स्कूल करता, इंटर करता। तो जाहिर सी बात है 100 बच्चे अगर पढ़ते तो 10 बच्चे तो कंपटीशन निकालते कि नहीं निकालते? उसी में इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं बनते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कम्युनिटी पर मेहनत की। जो सबसे वंचित और शोषित वर्ग था समाज का, जब उसको शिक्षा दी गई तो आज देखिए, आज आप जब रेशो देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं लोग। एक आदिवासी महिला आज हमारी प्रेसिडेंट है, द्रौपदी मुर्मू। दूसरा मैं उसी से बताऊं, दूसरा ये कि आपका ये सत्य है कि मूल वोटर आपका OBC है। तो आपने ऐसा क्या रहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर ये जब पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य आए थे 2 बनायू, DM साहब भी मौजूद थे, ADM साहब मौजूद थे। ऑडिटोरियल हॉल में जब मीटिंग्स हुई, हम लोगों को सूचना मिली, हम पहुँचे एज ए प्रतिनिधि, एज ए नगर अध्यक्ष, एज ए रिप्रेजेंटेटिव में गया। तो मैंने वहाँ बात रखी, तो जब उन्हें बताया कि सहसवान नगर पालिका आज़ादी से लेके अब तक और आरक्षण प्रक्रिया लागू होने से लेके अब तक सामान्य ही रही है, जबकि हर 10 साल के बाद नियम था। तो ऐसा क्या था भैया, आप बरसों से तो आप ही छो। 2000 अगर हम 12 की बात करें तो नूरुद्दीन भाई जरूर चेयरमैन रहे समाजवादी सरकार में, उसके अलावा तो पहले भी आप और आज भी आप। देखिए ये बातें तो लोगों ने सुनी, हमें तो कुछ नया चाहिए। नया ये चाहिए कि अब आपने जनता को ये मैसेज दे दिया, आगामी निकाय चुनाव है, आप खुद भी नामांकन आपने कराया है, आप भी नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि सहसवान को आप क्या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे सहसवान, दूसरी एक चीज तो ये कि सहसवान में अब आपके क्या इरादे होंगे, क्योंकि ये जब एक अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा किया है तो जाहिर सी बात है मन में कुछ चल रहा होगा कि भाई ये आरोप प्रत्यारोपों का तो दौर हो गया, लेकिन अब आगे क्या है, आपका प्लान क्या है, योजना क्या है? जितने सहसवान का नौजवान है जो मुझे जानता है कि मेरी एक पहचान है कि मैंने विधानसभा चुनाव भी मोटरसाइकिलों से लड़ाए, लोकसभा चुनाव भी मोटरसाइकिलों से लड़ाए, और कब नहीं होगा कि मैं अपना चुनाव भी मोटरसाइकिल से लड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा सहसवान का नौजवान जानता है, सब हर कम्युनिटी जानती है कि मैं किस बिरादरी से आता हूँ, किस मोहल्ले से आता हूँ, किस खानदान से आता हूँ, किस समाज में बदलाव के लिए आता हूँ, ये नौजवान जानते हैं। नौजवानों के बीच में मालूम है कि मैं किस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अगर अवगत करा दूँ तो एक अलग बात है। चुनाव में चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान पर ना हो, जो पिछले आज से नहीं हो रहा है, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब के ज़माने से हो रहा है। अनुज माहेश्वरी आज कोई बड़े लीडर नहीं है बीजेपी के, चंद्रमोहन साहब से बड़े लीडर नहीं हो सकते। उस ज़माने से और मीर मज़हर अली साहब के ज़माने से हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो रहा है। 2 रात पहले हमेशा चुनाव पलटते हैं, तो आप सबने देखा होगा, मैंने देखा, समझा, सीखा, सब कुछ कर लिया। कोई नया नहीं हो रहा कि आज चुनाव हिंदू मुसलमान पे होगा या आज चुनाव अतीक पर होगा। अगर अतीक नहीं मरते, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, तो भी चुनाव हिंदू मुसलमान पे था सहसवान का, और अगर उनका लड़का असद का इनकाउंटर नहीं होता तो भी हिंदू मुसलमान पे चुनाव था सहसवान का। और ये बात अनुज माहेश्वरी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नूरुद्दीन भाई भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वासिद भाई भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। चलिए ये हम और रहा तो दूसरा विकास, आप ये बेहतर है कि जिसने किसी ने हम नौजवान हैं, ठीक, आपने कहा कि आप विकास के लिए काम करना चाहते हैं। अब आपसे एक दूसरा विकास सड़क बनाना नहीं है जी, मैं विकास को क्यों खोल दूं? सड़कों पर लाइटें लगाना विकास नहीं है, पुरानी लाइटें बेच देना और नई टेक्नोलॉजी के साथ लाइटें लगा देना विकास नहीं है। मतलब बेच देना मतलब वैसे पुरानी हो गई और उनकी बिना नीलामी के उनको बेच दिया गया। और पैसा कहाँ गया? और पैसा तो जेबों में जाता है, तो मैं निवर्तमान की जाएगा और किसकी जाएगा? जो पूर्व रहे होंगे उनकी जाएगा। अच्छा ठीक है, और जाहिर सी बात है, यहाँ तो एक ही परिवार रहा, तो आप इसमें कोई संकोच नहीं है कहना कहाँ जाएगा। दूसरी चीज़ कि विकास सड़क बनाना नहीं है, और विकास कैसे कैसे हुए, कागज़ पे विकास है, सड़क मूल नहीं है। आप तो रिपोर्टिंग कर चुके, आप तो देख चुके पठान टोले चौराहे से हडियो चौराहे तक की सड़क बनी है,
कागज पे। अमूल कहाँ से बनी है? मीरा साहब से लेके और डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की क्लिनिक। आगे का विकास कहाँ गया? वो देखिए, आपको पता चला कि वो जो टुकड़ा बचा था उस टेंडर का, उसके लिए नया टेंडर कर दिया गया, उसमें आपत्तियां हुई, ये आपत्तियां हुई, और आज वो खैर कुछ नहीं, वो लीपापोती करके छोड़ दिया गया आज भी। तो विकास ये नहीं है, विकास ये, अब आप लोग कहते हैं सब हाईवे पर सब लाइटें लगा दी, समाजवादी का हाईवे बनाया हुआ, और अगर उनकी जगह कोई और होता वो भी यही काम करता। ये विकास नहीं। विकास देखिए 10 साल पिछले 10 साल देखे हमने, आपने भी देखे, हमने भी देखे, इवन 15 साल देखे, तो 40 साल देख रहे हैं। अगर मीर यूसुफ अली जो पहला वोटर जो अब है, जो 18 साल का जो वोटर है, वो जाहिर सी बात है 10 साल पहले वो 8 साल का होगा, तो 8 साल के बच्चों में इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी समझ नहीं होती। अब वो नया वोटर, वो बड़ा हुआ, वो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए ज़िंदगी में जब वो वोट करने जाता है। जब पहली बार जब मैं वोट करने गया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं वोट करूंगा और मैं किसको करूंगा। तो क्योंकि वो किताबों में तो पढ़ा था कि संविधान ने हमें मत अधिकार दिया, लेकिन उस मताधिकार का प्रयोग तो 18 के बाद ही होगा। पढ़ते पढ़ते जब वो सिचुएशन आई तो बड़ा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट टाइम। तो अब अगर जैसे मैं बात करूँ 10 साल की, उससे पहले मीर यूसुफ अली साहब भी थे, काफ़ी अच्छा सेसवान में काम हुए उस वक्त भी, और सेसवान एक स्टेप आगे गया, एक लेवल आगे गया। 10 साल की बात करते हैं हम, पिछले 5 साल की और उससे पिछले 5 साल की, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो इस वक्त अगर जो मुस्लिम लीडर्स की हम बात करें तो ज़्यादातर नाम, हो सकता है आपको ये बात मेरी कड़वी लगे, लेकिन जो नाम आता है लोगों की जुबान पर वो हाजी नूरुद्दीन आता है या मीर हादी अली का आता है। मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, तो मैं सबूतों में दूंगा। हाँ, तो उसके बाद ये 2 कार्यकाल आपने भी देखे हैं, काम किस तरह से चल रहे थे, विकास हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, क्या किस ग्रेड में रखेंगे आप दोनों लोगों को? अगर आपने 2 सवाल अलग अलग कर दिए। आपने पहले तो ये पूछा आप क्या करोगे, वो सवाल अधूरा रह गया। ठीक है, वो बताइए आप क्या करोगे। फिर दूसरा सवाल करा कि 10 सालों में क्या काम हुए, उसमें किसका क्या कितना है। वो 10 सालों में जो काम हुए वो भी मुझे बखूबी जाना, और मैंने कहा कुछ चीजें मैं एविडेंस के साथ रखूंगा। ठीक है। और आप हमेशा याद रखिए कि मैं एविडेंस के साथ काम करता हूँ। आरटीआई भी डालूंगा तो मैं सबूतों को डालूंगा, कोई काम भी मुद्दा उठाऊंगा तो मैं सबूतों को उठाऊंगा। ठीक है। चाहे वो सराय के रूप में मुद्दा हो, चाहे कोई भी एक्सवाइजेड मुद्दा हो सकता है। अगर मैं बात करूं अपने काम की कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं किन मुद्दों में, मैं नौजवान के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूं, बदलाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान से सेसवान को निकालने के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। और अगर ये चुनाव नहीं निकला, नहीं बदलाव हुआ, तो आप यकीन करिएगा अगला चुनाव भी हिंदू मुसलमान पे होगा, उसका आने वाला अगला चुनाव भी हिंदू मुसलमान पे होगा। और मैंने जैसे अपनी बड़ी बात कही कि चुनाव डिसाइड आप नहीं करेंगे, आपसे मुराद वो कि जो हिंदू मुसलमान चुनाव डिसाइड करता है, हिंदू सेसवान का व्यापारी वर्ग, तो जिसमें मुसलमानी तो है, मैं बता रहा हूं, जिसमें बड़ी भूमिका वैश्य समाज की है और अंसारी समाज की है। उसके अलावा जो और व्यापारी वर्ग हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, किसी बिरादरी के हो सकते हैं, ये व्यापारी चाहते हैं शहर में सुकून। और शहर में सुकून कैसे चाहते हैं? वो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ प्रत्याशियों का जब चेहरा नहीं है, तब विकल्प ना होने की वजह से वो गाली बकते, सब कुछ करने के बाद बेमन से किसी एक के फेवर में जाते हैं। चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं होता है, चुनाव विकल्प न होने पर भी हो जाता है एक चीज। अब दूसरा, और अब मेरा सवाल ये कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ मुद्दों पर लड़ूंगा। मैं आज एक सबसे बड़ी समस्या है सेसवान के अंदर, सबसे बड़ी चीज क्या, सेसवान नगर पालिका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बदायूं जिले की, क्या मैं कह सकता हूँ बरेली मंडल की सबसे मालदार नगर पालिका है। जमीन की जिसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसकी जमीनों को पता भी नहीं है। जब हम रिकॉर्ड निकालने जाएंगे तहसील में तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड लाल कलम से लिखा होगा नदारत, रिकॉर्ड नदारत। जब आप नदारत रिकॉर्ड का अब आप पूछेंगे तो उसका एक किस्सा याद आता है कि पता ये चला कि जी मीर मजहर अली साहब चेयरमैन थे, तब उन्होंने नगर पालिका का सारा रिकॉर्ड मंगा के अपने घर मंगवा लिया। उसमें कुछ रिकॉर्ड ऐसा था जिसको सुपुर्द खाक कर दिया गया, तीली के माध्यम से जला दिया गया, जो उपलब्ध नहीं है। और वो प्रॉपर्टीज अपने चहीतों को आवंटित कर दी गई। ये आरोप भी है और एक समस्या भी है। अब आप एक सबूतों को साथ देंगे, इसके कहाँ सबूत लेकर आएंगे आप? मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। अच्छा, जो तहसील अभिलेख के हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें वो थी, उसकी फोटो से मैं आपको कर दूंगा। जो रिकॉर्ड नजारा जो क्रम संख्या फलाना ढिमका सब और रजिस्टर मौजूद है, आप आरटीआई डाल के उसकी आप नगर पालिका की जो भूमि है उसको, उस चीज़ों का सही यूज हो जाए, उन चीज़ों का, नगर पालिका की चीज़ों का सही यूज हो जाए। देखिए नगर का चेयरमैन कोई मामूली नहीं है। अगर आप मेरी बात को यहाँ इंटरप्ट ना करें और पूरा इंटरव्यू अगर आप करें तो मैं कुछ चीज़ें रखूँ। नगर का चेयरमैन नगर का प्रथम नागरिक होता है।
जनता को हिंदू मुसलमान से हटकर अगर चुनाव चुनना है तो ऐसा मत चुनिए कि आपने मुसलमान के नाम पर चेयरमैन चुन दिया और वो मुसलमान मंदिर के नाम पर और फलाने के नाम पर आपका वोट ले गया, और जब मस्जिदों से माइक उतरे तो वो खामोश घर बैठा रहा। ठीक प्रतिनिधि था, थाने तो जा ही सकता था, बात तो कर ही सकता था, लेटे लेटे कोई बिस्तरों पर बात नहीं होती है। ठीक, और जब आपकी बात नहीं सुन रहा होता है और नगर का चेयरमैन प्रथम नागरिक अगर सड़क पर बैठ जाए तो इतना कमजोर भी नहीं होता कि उसके पीछे 100 आदमी ना बैठे। बिल्कुल बैठते हैं, बताइए, क्योंकि 10-20 तो उसके ठेकेदारी होते हैं, फिर ठेकेदारों का मुस्तकबिल चमचे वो तो बैठ ही जाएंगे अपने आप, इतना कमजोर भी नहीं होता। और जब वो बैठता है तो आम जनता बैठती है, और जब आम जनता बैठती है तो मजबूरन विपक्ष को भी बैठना पड़ता है। बिल्कुल, बड़ा मैं कोई जब मामला सोशल होता है तो आना पड़ता है। मैंने दोहरी बात तो नहीं करी, वो प्रथम नागरिक होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप वोट लेते हो मुसलमान के नाम पर के साथ मुसलमान हिंदू को हराना है, मुसलमान को लाना है और वोट ले लो, तो आप वही मुसलमान हो जो आप बागिश पाठक को जाके 25 मेंबरों का समर्थन दे देते हो, या आप वही मुसलमान हो जो हर चुनाव में मेंबरों के भी पैसे खा जाते हो। अगर आप सौदा करते हो, ये आरोप आप लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं? हाँ भाई, पूरी बात। तो अब आप सौदा करते हो तो आप इस नाम पर अगर जनता वोट देना चाहे, चुनना चाहे, तो ये कैटेगरी नहीं है। ये आरोप आप लगा किस पर रहे हैं? आरोप नहीं, मैं उसका वो 25 मेंबर किसी ने तो दिए होंगे। आप सीधा आप फोटो देखिए, आप फोटो देखिए सोशल मीडिया पर, हमने फोटो देखे। जब नाम लेने से आपको डर लगता है? बागिश पाठक जी का जब नॉमिनेशन हुआ तो हमने सभी की फोटो देख ली पूरी सबके। तो ये लोग ये जनता देखना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। आपने बता दिया, अब आप अगर आप इस कैटेगरी पर अगर आप मुसलमान देखोगे तो मुसलमान तो हम भी हैं, मुसलमान और प्रत्याशी भी हैं। दूसरी चीज मैंने कहा, मैं चुनाव किस मुद्दों पर लड़ना चाहता हूँ। मैं बता रहा था कि जो चेयरमैन है वो प्रथम नागरिक है, उसकी जिम्मेदारी, आप उसको जब चुनते हो ईमानदारी से तो वो आपकी गली से लेकर और बदायूं तक आपके लिए लड़ने वाला तो हो। अगर आपका जनप्रतिनिधि, आपने एक दिन उसको वोट करके अपने बीच में से, अपने समाज में से, अपने शहर में से आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया जो आपकी बात आगे सरकार तक पहुंचाए। अगर उसकी नहीं चल रही है, पहले तो उसके लिए बोर्ड है, बोर्ड में प्रस्ताव है, बोर्ड उसके साथ देने के लिए 25 जनप्रतिनिधि और है जिनको वार्डों का सदस्य कहा जाता है। तो 25 और एक चेयरमैन 16-26 हो गए। 26 जनप्रतिनिधि जब 11 तारीख को हम चुनेंगे तो 26 की एक टीम होती है। वो टीम जो आपके मुद्दों को, बिजली का मुद्दा है उसको लेकर जाए 26 के 26, तो वजन पड़ेगा। वो मुद्दा डीएम के साथ बैठ के मीटिंग में सॉल्व किया जाए। जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं सहसमान के या जो भी नगर पालिका है वहां कर, तो एक जनप्रतिनिधि, एक चेयरमैन उन मुद्दों को हल कराने के लिए सक्षम है। 26 लोग, वो भी रिप्रेजेंटेटिव। अगर 26 रिप्रेजेंटेटिव अधिकार तो है। 26 रिप्रेजेंटेटिव अगर एक दिन में इस्तीफा दे दे तो सरकार के लिए बहुत बड़ा होता है। अधिकार तो है, क्या उन अधिकारों का सदुपयोग भी कोई करने वाला है? देखिए वही बात मैंने कही कि देश आजाद हो गया, सहसमान को भी आजाद होना पड़ेगा। मैंने भी यह कहा कि देश, यही तो आजादी चाहिए। अब आइए दूसरे सवाल पे। आपको दिमागी तौर पर आजाद होना पड़ेगा। जो दिमाग आपका हिंदू मुसलमान से बांध दिया है उसको आजाद होना पड़ेगा, तभी आप निर्णय ले पाओगे कि आप किसको बेहतर चुनोगे। विकास की बात कर रहे हैं, देखिए 10 साल की बात करी, मैंने वो 10 साल वाली बात भी है कि मैंने कहा मुद्दा सहसमान। आज का नौजवान जो आज मूल बन गया कि चौराहों पे बैठा रहता है, नए नए जो चाय के खुल गए, क्या सहसमान में नौजवानों के लिए एक ऐसा सेंटर प्लेस नहीं हो सकता? जैसे पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूं, या आज भी मैं लखनऊ दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली लखनऊ में कॉफ़ी हाउसेज होते हैं। वो कॉफ़ी हाउसेज जो पुराने आज़ादी से लेकर ज़माने से थे, उस कॉफ़ी हाउस में क्या होता है, अनवर भाई कभी आप गए हो नहीं गए तो कनाट प्लेस पे भी जाना, लखनऊ हजरतगंज जाना, उन कॉफ़ी हाउस में क्या होता है कि ये खोते सरकारी हैं, टेंडर्स हो गए, उसमें कॉफ़ी हाउस में टीवी भी लगा है, आदमी अपनी कम्युनिटी के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ वहाँ बैठा है, इंडोर गेम्स है, सब कुछ है, आदमी ने अपनी वहाँ बात करी, मन हल्का करा। अब सड़क पे बाहर खड़ा हुआ है, बीजेपी की सरकार चल रही है, 2-4 लड़के बैठे हैं मोटरसाइकिलों पे, पीछे से 2 सिपहिये आए और उन्होंने फलाना डंडा बजाना शुरू कर दिया। उसमें एक इज्जतदार घर का भी बैठा हुआ है, सभी घर के इज्जतदार होते हैं, पता चला वो मैसेज चला गया कि सब फलाने को लठियाई कर दी। तो अगर हम ऐसी एक प्लेस सहसमान के नौजवानों को दे दें कॉफ़ी हाउस के रूप में, जिसका नाम ही सहसमान कॉफ़ी हाउस हो, ठीक, अगर हम बनाकर चेयरमैन के रूप में अगर हम वो दे दें तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आईपीएल मैचेस चल रहे हैं या कोई मैचेस चल रहे हैं या कोई चल रहा है तो वहाँ 2-3 तरह के टीवी लग जाएं कि न्यूज़ देखने वाला न्यूज़ देख ले, लड़के जो टीवी क्रिकेट देखना चाहें वो अपने वहाँ देख ले, एक वाईफाई की सुविधा उसके अंदर हो तो लड़कों को अपना मोबाइल भी यूज़ ना करना पड़े, वो डाटा भी बच जाए उनका। ऐसी सुविधाएँ तो हम बच्चों को लड़कों को दे सकते हैं, चौराहों पर हम फ्री वाईफाई की सुविधा दे दें।
तो इन ये मुद्दा हो गया एक। और दूसरा मानना खुश है तो उसे वाईफाई की जरूरत क्या है? दूसरी बात आपकी सही है, आदमी ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लीडरशिप ने गुमराह कर रखा है ना। अच्छा दूसरी चीज, जितना बेबाक मैं कह देता हूँ उतना दूसरी समझ किसी, मुझे नहीं लगता किसी कैंडिडेट में हो जो ये बोल पाए। ये मुद्दे तो पुराने होंगे, आज हम थोड़ा उम्र दराज हो गए, कल हम भी नौजवान थे, कल कोई और भी हमारे लिए बोल सकता है। तो दूसरा, सहसवान में एक बड़ी समस्या है कि आजकल ई रिक्शा की भरमार हो गई है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकता, मैं उस जाम को मुक्त कैसे करूंगा? मसला क्या है, आप किसी को रोजगार भी दे सकते हो और जाम से आपको निजात भी दिला दोगे, पुलिस वालों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ई रिक्शा चलाने के लिए सहसवान के बाहर के ई रिक्शा बहुत हैं। अगर सहसवान के कस्बे के 100 रिक्शे वाले हैं तो 150 रिक्शे वाले बाहर के हैं। हम, ये चुनाव सहसवान का है, निर्वाचन सहसवान का है, वोटर सहसवान का है, तो हम सबसे पहली चीज बाहर के रिक्शों को थोड़ा सा कम कर दें। जब ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा यहाँ का, तो यहाँ का रोजगार, यहाँ के रिक्शे वालों का रोजगार बढ़ जाएगा। जो 4 फेरे लगाते थे वो 6 फेरे लगाएंगे। दूसरा, मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं अपनी नगर पालिका के माध्यम से हर साल 25 या 10 या 20 जो भी सुविधा रहेगी बोर्ड की, उसके अनुसार 10 या 20 रिक्शे उन गरीब रिक्शे वालों को दूंगा जो आज दूसरों के रिक्शे चला रहे हैं। 500 रुपए की उसने मजदूरी करी, 500 रुपए रिक्शे वाले को उसने दे दिए, उसको 100-200 ही बचे। तो अब हम उसको अगर रिक्शा फ्री में प्रोवाइड करा देंगे तो कम से कम ये उसके लिए वजन तो हो गया। दूसरा, अगर किसी का पुराना रिक्शा सहसवान में चल रहा है और वो इस स्थिति में, आपने सही जगह चोट मार रहे हैं आप। वो इस रिक्शे वाले, नहीं, ये चोट नहीं मार। अगर हम पुराने रिक्शे वाले का हम रिक्शा एक्सचेंज कर दें, उसका रिक्शा ले लें, या उससे हम कहते हैं तुम अपना रिक्शा भेज दो, हम तुमको नया रिक्शा देते हैं, उसके लिए जो लोकल कागजात होते हैं हम उनसे वो ले लें, फ्री में हम उनको अगर रिक्शा डिवाइड करा दें या एक मूल बना दें कि आपका इतना रिक्शा है, उसका जैसे आप लोन लेते हैं, गाड़ियां लोन पे ली जाती हैं, और नगर पालिका के माध्यम से हम अगर कुछ ले 5,000 या 4,000 या 10,000 रुपये लेके हम रिक्शा दे दें और हमसे कहें आप थोड़ा थोड़ा करके हमको देते रहिएगा, उसमें बात की और व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो अगर हम नगर पालिका चाहे, बड़े ठेकेदारों से को, तो आप बड़ों को तो पेट सभी भरते हैं, गरीब का पेट भी तो हम भर के देख लें। तो नौजवानों के लिए अगर हम वाईफाई देते, बैठने की व्यवस्था, तो तीसरा भी देता है, चुनता तो आपको गरीब ही है। तीसरा, वो एक अलग बात है कि ये भारत की राजनीति में ये देखा जा रहा है कि जो कोर वोटर होता है, जो आपको मोहब्बत करके चुनाव जिताता है, सबसे पहले वही हाशिए पे जाता है। तीसरा मेरा, और कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो चापलूस किस्म के लोग होते हैं, जो तलवे चाटते हैं, वो लोग रह जाते हैं। मेरा क्या है, मैंने कहा ना मैं बदलाव की बात करना चाहता हूँ और बदलाव पे ही इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तीसरा मेरा क्या है, आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपनी शादियां नहीं कर पाते। भाई किसी में 50,000 रुपये नहीं है, वो हॉल कैसे लेगा? नहीं है ना। तो हमने हॉल तो नगर पालिका ने 2 बना दिए, लेकिन व्यवस्थाएं उसमें शून्य है। तो जाहिर सी बात है, हमें अल्लाह का डर भी होना चाहिए। तो हम गरीब की गरीबी को देखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें, चाहे हमें समाज के बड़े लोगों से चंदा लेना पड़े, चाहे हमें बोर्ड से मदद लेनी पड़े, चाहे हमें अपने बोर्ड के मेंबरान से मदद लेनी पड़े, हम ऐसा कुछ मिलकर, सब लोग मिलकर, सहसवान के जो डॉक्टर से, ये जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, हम ऐसा मिलकर एक प्लेस बनाएं जहां गरीब की शादियां कम से कम दामों में लोग देने को तैयार है। रोकूंगा एक बात, अनवर भाई मेरी बात जब तक आप अपने एसी के कमरों से नहीं, अनवर भाई हमारे तो एसी नहीं, हम तो तब तक इनिशिएटिव लोग लेंगे नहीं, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। मेरी बात अधूरी रह जाएगी जी। हम तो एसी में रहते नहीं है जी, हम तो मोटरसाइकिल पे चलने वाले आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाले आदमी है। हम चाह रहे हैं हमारे पास प्लान्स हैं, और मुझसे पहले जो लोग लड़े हैं, 4-4, 5-5 चुनाव लड़े हैं, जाहिर सी बात है उन पे प्लान्स नहीं थे, या उन पे कोई योजना नहीं थी तो फेल ही थे, या फिर यार एक ही बार बाकी तो एक ही परिवार ने वही जाल बांध रखा है ना हिंदू मुसलमान का, उसकी धुलाई होनी बहुत जरूरी है, ब्रेन वॉश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही। तो हम ऐसी कम्युनिटी को चाहते हैं कि ऐसे गरीब लोगों को कम से कम मिले। दूसरा मेरा एक सबसे बड़ा है कि नगर पालिका की इतनी ज़मीनें हैं, अल्लाह के शुक्र से, अगर नगर पालिका चाहे कि अपना एक स्कूल बना सकती है। पन्नालाल नगर पालिका इंटर कॉलेज पन्नालाल नगर पालिका के चेयरमैनों ने नहीं बनाया। पन्नालाल एक डीएम साहब थे, अंग्रेजों के ज़माने में उनकी देन थी, उन्होंने बनाया। जब ये सिस्टम लागू हुआ तो उसका टेक ओवर मैनेजमेंट इनके हाथ में दे दिया। जैसे मैनेजमेंट मिसाल के तौर पर अंसार जूनियर हाई स्कूल का मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में था, या किसी एक मदरसे का मैनेजमेंट किसी कमेटी के हाथ में होता है, ये एक मैनेजमेंट था। हम चाहते हैं कि गरीब, चूँकि प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा, अभी मैं पढ़ रहा था
10-10, 12-12 हज़ार का कोर्स आ रहा है। तो हम एक ऐसा स्कूल दे दें कि जिसमें हमारे सलमानी समाज का, अंसारी समाज का, दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित वर्ग का बच्चा वहाँ कम से कम 5वां 8वां तो कर सके, उसको भी मॉडर्न एजुकेशन मिल सके, एक अच्छे हाई कास्ट या हाई फैमिली के बच्चों के बराबर वो बैठ सके, ताकि वो कल को एक गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सके। जरूरी थोड़ी है कि शिक्षा में पढ़े पर घर का बच्चा ही आगे बढ़ेगा। दूसरा, एक बात उसी में और है, मैं एक चाहता हूँ पालिका के माध्यम से, जैसे पालिका के आपने देखा होगा कूड़े उठाने की गाड़ियां हैं, बन गई, उसके बाद कब कट गई कब बिक गई किसी को पता ही नहीं है, कब खंबे है कब उसमें जैसे कहते हैं आप स्क्रैप आ गया। वो अच्छी भली चीजें साल भर में कब स्क्रैप बन गई, कूड़ेदान कब कूड़ेदान की जगह जो कूड़ा उठाने का काम था वो खुद कब कूड़ेदान बन गए, उन्हें यही नहीं पता चला। तो हम ऐसे ना करके हम चाहते हैं कि 2 से 3-4 एम्बुलेंस ऐसी हो जो सेसवान में गरीब घर को, जैसे नगर पालिका से पानी की टैंकर की व्यवस्था होती है, पर्ची कटवाइए टैंकर ले जाइए, ऐसी तरीके से कभी कभार देखा होगा नगर पालिका के जो एम्प्लॉइज जो ड्राइवर्स हैं वो खाली बैठे होते हैं, तो ऐसी 2 से 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर पालिका के माध्यम से की जाए, जो गरीब बीमार को कम से कम सेसवान से बदायूं या मेडिकल तक या अलीगढ़ तक आगे हायर सेंटर तक पहुंचाने का काम करें, जिसके पास नहीं है 5,000 रुपये किराए के देने के लिए अनवर भाई, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बचत है कि हम नगर पालिका के माध्यम से, कि नगर पालिका सरकार का पैसा है, सरकार और जनता के पैसे से ही सरकार के पैसे से ही विभाग है, संस्था है, तो भाई उनकी चीज उनको मिले और हम इसके माध्यम से, ये इस तरह की कई योजना मेरे पास है, कुछ चीजें मैं अभी और नहीं कह सकता। मेरा मतलब ये है कि मेरे जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं लोगों की, लोगों को पानी मिल जाए, लोगों की सड़कें हो, लाइट की व्यवस्था हो जाए भाई। मैंने कहा ना इसके अलावा जो और मैंने काम करना है बहुत से काम है, वो रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि है। इसका मतलब अगर पिछले 5 साल के आप क्या ग्रेड देंगे? पिछले 5 सालों में क्या ग्रेड दूंगा भाई? अगर पिछले 5 सालों में तो सीधे भ्रष्टाचार हुआ, हमने तो खुद आवाजें उठाई हैं। हमारी आप सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस देख लें, सारे इंटरव्यूज देख लें, हमने तो आवाजें उठाई, दूसरों को खेत में जाके सड़क डाल दी, वो खेतों के मुकदमे चल रहे हैं, हमने तो आवाजें उठाई है। और एक सड़क अगर आप मान लीजिए 2 मीटर 10-20 फीट का टुकड़ा बना दिया और कहीं जरूरत है 10-20 फीट की, 50 फीट की, और उखेड़ दी साली 150 फीट की, पूरा पेमेंट हो गया, कागजों पे हो गया और जेबों में सब माल हुआ, सब पूरा मुद्दे हमने उठाए। 5 साल जनता के बीच हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे तो उठाए, जो शरीफ कहलाते हैं, ठीक, जो साफ सुथरे कहलाते हैं, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आदमी कहता है कि सब सरकार का बिगाड़ा है। अरे यार, चोरी तो चोरी है, चाहे अनवर की करो चाहे मस्जिद में से करो, चोरी तो चोरी है। आप चाहे सरकार का पैसा चुराओ या जनता के साथ बेईमानी करो, बेईमानी तो बेईमानी है। तो आपने तो भ्रष्टाचार 5 सालों में हुआ, सब दिख रहा है सबको, क्या क्या नहीं हुआ। तो अब इतना दिख रहा है कि उनका पैसा, जाहिर सी बात है उनका पैसा ही आना लग के ननिहाल की फर्मों में लगाओ। अगर उन्होंने हो सकता है प्रॉपर्टीज ना खरीदी हो, कोठी ना बनाई हो, फ्लैट्स ना लिए हो, उस पैसे को रिसाइकिल ना कराओ, तो हो सकता है जो उनका ननिहाल की फर्में चल रही हैं जिसमें वो पुराने शेयर होल्डर है, हो सकता है उसी में उनके शेयर बढ़ गए हो। वो आसान है बेईमानी छुपाना। अच्छा, बेईमानी यानी हुई है? हुई है, किसे नहीं पता शहर के। अब बेईमानी, चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, बेईमानी हुई है। अभी 2-4 रोज में एक बड़ा सेसवान में हो हल्ला रहा कि मीर हादी अली के छोटे भाई, शहजाद भाई मीर हैदर अली, और दोनों के भाई में मनमुटाव रहा और एक हो गए। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये जब बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं होता है तो वो मुद्दों पर चुनाव लड़ती है कि इमोशनल कार्ड, दूसरा धार्मिक कार्ड। तो यहाँ भी वही है कि इमोशनल कार्ड का दूसरा धार्मिक कार्ड है हिंदू मुस्लिम। और ये चीज मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड मैंने 6 महीने पहले आपसे सुना है कि आप तो रिश्तेदार हैं। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मोहल्ले वाले तो हैं, मोहल्ले में सब होते हैं यार, एक मोहल्ले में सारी कम्युनिटी। मतलब 2 भाइयों के बीच में इस तरह से मनमुटाव हो जाना, एक दूसरे के सामने आ जाना, क्या लड़ाई की? क्या लड़ाई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नौटंकी है। मतलब मुझे यहाँ तक याद है कि बाबर और यूसुफ अली साहब कभी अलग डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाया। अच्छा, तो ये कैसे अलग खा सकते थे? तो ये लोगों को बेवकूफ बनाया यार हमेशा से। मैंने कहा ना, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब के जमाने से लेके अब तक फूटकी हुई है, फूटे कभी नहीं, बड़ा मजबूत सीमेंट है। वो कहते सर इमारत गिरने वाली है, गिरी आज तक नहीं, बड़ा मजबूत सीमेंट है। सुर्खी चूना बड़ा मजबूत है, जो आज तक इमारत नहीं गिरी। तो ये सिर्फ इमोशनल कार्ड है। और इमोशनल कार्ड में मैं एक बात आपके माध्यम से कह दूं, जो लोग छोटे का साथ दे रहे थे, ठीक,
वो 14 तारीख तक तो उन्हें बड़ा प्यार पुचकारा जाएगा, साथ ले भी लिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाबर उस आदमी का नाम है जो डायरी में नाम नोट कर ले तो 5 साल पनप नहीं सकता वो आदमी। अगर 5 साल के बाद वो पनप जाए तो मेरा नाम बदल दिएगा। जिसने छोटे का साथ दिया, दुश्मन दुश्मन होता है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी समझदार आदमी। अनवर भाई, आपने मेरी ऐसी बात है जो मेरे घर में दरार डालना चाहेगा। दरार डलती नहीं है किसी के घर में यार, कैसे आप बेवकूफ हो, दरार डल जाएगी। अनवर भाई, आपसे मेरा 36 का आंकड़ा, आपने मतलब आप मेरे भाई को आप कर रहे हो, मेरी आज जरूरत है वोट। 11 मई को मुझे आपका वोट और साथ सपोर्ट लेना है। तो जाहिर सी बात है, अभी तो मैं जो कहूँगा आप मीठा मीठा जो आप गाली पे बकोगे वो स्वीकार कर लूंगा। 13 के बाद तो नहीं है ना, 13 के बाद तो मेरी, और 13 के बाद आप मुझे हटाने की पोजीशन में भी नहीं रहोगे। उनकी ज्यादा मट्टी खराब होनी है। जो वो ताजिया उठा रहे थे, वो जो ताजिया उठा रहे थे, उनकी ज्यादा मट्टी खराब होनी है। ये तो चीज हमने पिछली बार भी देखी कि जो लोग बेहद करीबी थे, जो कंधे पे लिखा कर लेके घूमा करते थे, और जिन्होंने एक एक 2-2 पन्नों के जो इतिहास लिख दिया करते थे, तो लास्ट में आखिर में हमने उन्हें परेशान किया। कुछ चीजें यहाँ नहीं कह सकता। मैं इतनी बड़ी बात कहता हूँ कि मजहर अली साहब को जिन्होंने मियाँ बनाया, जिन्होंने चेयरमैन बनाया, आज उनकी औलाद बहुत परेशान है। सच बता रहा हूँ मैं। मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है कहने के लिए कि पूरी बिरादरी ये कहेगी कि शोएब तूने क्या कह दिया, और ये रियल फैक्ट है, आप बखूबी जानते होगे। अफसोस का मुकाम है कि जिसने बनाया हो उसके लिए ना ये उसके लिए लड़े, खुद जीता जी वो आदमी मर गया, ना उसके लिए लड़े, ना उसकी आल औलाद के लिए लड़े। यहाँ तक कि कब्र देने तक को मना कर दिया उसकी बहू को, उनकी बहू को कब्र तक की जगह देने को मना कर दिया। अच्छा यार, जिसने हस्ती बनाई हो, कुछ चीज़ें नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते। और जो ये लोग देख रहे होंगे, जो हमसे आपसे उम्र में बड़े हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी इस बात को कि मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। बखूबी जानते होंगे कि मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो जो मैसेज अब जाएगा आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद, तो सीधा ये जाएगा कि जिस चरित्र की लोग बातें करते हैं वो चरित्र एक्चुअल में है नहीं। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि वो चरित्र का बता दें। जो आदमी मुसलमान होके, मैं मुसलमान था, ठीक, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था, बिट्टन भाई ने ऑफर मुझे भी दिया, ठीक, लेकिन न मैंने बिट्टन भाई से कुछ ऑफर एक्सेप्ट किया। मैं ब्रजेश यादव समाजवादी के साथ था, समाजवादी का निष्पक्ष चुनाव लड़ाया बिना लेन देन के, ठीक। आप मुसलमान हो, चेयरमैन ही आप वोट ले रहे हो मुसलमान के लिए, पूरा शहसमान का मुसलमान कह रहा है अरशद बिट्टन, और आप उसी अरशद बिट्टन से सौदा कर ले हो 40 लाख का। छोटा भाई सौदा कर रहा है 10 लाख का। एक बात, और आप मुसलमान हो, सहसमान के चेयरमैन, गंभीर आरोप नहीं, और आप मुसलमान हो, सहसमान के चेयरमैन हो, और आप बीजेपी को जिताने के लिए बिलसी जाके चुनाव लड़ रहे थे हो, बड़ी बड़ी मूछे गढ़ के, दाढ़ी बढ़ा के। वो मूछे दाढ़ी नहीं है इस चुनाव में, आजाद समाज पार्टी से, और वहां आप बीजेपी को वॉक ओवर दे देते हो, बीजेपी का विधायक हो जाता, जहां मुझे जैसे मुझ चंद्रशेखर रावल की। हाँ, और मुझे मालूम है दाढ़ी बेगली थी उसमें, फोटो अच्छा नहीं आया था, मैंने कहीं कह भी दिया था, मैंने फोटो अच्छा नहीं आ रहा, दाढ़ी बेगली है, कम से कम दाढ़ी तो भरी हुई होती। दूसरा ये था कि आप उसमें यहां तक है आप बागिश पाठक से पैसे लेते हो। ये सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है कि बागिश भाई को बिलसी चुनाव जिताने का फायदा हुआ जो उन्हें MLC मिली। और ये भी दुनिया जानती है कि महेश चंद्र गुप्ता जी के परिवार से और पाठक जी के परिवार से इनके पुराने संबंध है। संबंध RSS वाले हैं, सीधी सीधी बात करो, 40 लाख संबंध RSS वाले हैं। हम तो कह रहे हैं अगर आप मुसलमान हो, सबसे बढ़िया पक्के मुसलमान हो, तो फिर आपके RSS से संबंध क्या कर रहे हैं? आप बागिश पाठक के चुनाव में क्या कर रहे हो? आप बागिश पाठक को मदद करने के लिए, बीजेपी को मदद करने के लिए बिलसी चुनाव क्यों लड़ा रहे हो जाके? आप अगर इतने पक्के मुसलमान हो तो फिर आप हाजी बिट्टन के साथ नुकसान क्यों कर रहे हो? आप भी जनता के साथ होते, हाजी बिट्टन का चुनाव लड़ाते, 66,000 वोट मिले, आप और हाजी बिट्टन चुनाव लड़ रहे होते मिलके, तो समाजवादी कैसे हार जाती? बात तो ये नहीं है। तो ये एक इसका पक्ष ये भी है, और एक बात और भी MLA के कैंडिडेट हैं। अनवर भाई क्यों चाहेंगे कोई दूसरा मुस्लिम लीडर, जब आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान वाला गेम खेलते हैं? मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता तो इसी बात पे वोट दे रही है। तो जब हिंदू मुसलमान की तरह, जब आपने कहा कि आपने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ा दूसरा मुस्लिम लीडर क्यों पैदा होने देंगे? मैं अगर हिंदू मुसलमान की सहसमान में बात करो, अगर हिंदू मुसलमान की सहसमान में बात करो, तो मेरे पास एक इतना बड़ा है कि कभी मौका मिला तो मंच से कहूँगा, मुसलमान वो है जो कुरान और हदीस को मान ले, मुसलमान वो है जो हुजूर की सुन्नत को मान ले, और हुजूर की सुन्नत के अगेंस्ट अगर कोई काम हो रहा है, इस्लाम की अगेंस्ट अगर कोई काम हो रहा तो मुसलमान तो है नहीं। साथियों, शोएब नकवी साहब से बात हुई,
काफ़ी कुछ खुलासे हुए। हमने सोचा था कि जैसा हमने सोचा था और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इस इंटरव्यू को एक लेवल अप ले जाने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश की और वो चीज़ें कुछ और नई चीज़ें निकल कर आई, कुछ नए नए खुलासे हुए। हालांकि कुछ बेहद गंभीर आरोप हैं, मगर अब शोएब नकवी हैं, पुराने राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कोई इंटेल होती है, कुछ सूत्र होते हैं, और जो सूत्र होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर खबरें आगे जाती हैं। तो जैसा कि हमें उम्मीद थी, इंटरव्यू में मज़ा आया, शोएब नकवी से बात करके अच्छा लगा। साथियों, ये इंटरव्यू देखिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।